और 2 साल के बाद लालू प्रसाद इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने रथ रोक लिया था आडवाणी का। सामाजिक न्याय की बात करके यादवों को उन्होंने कहा कि आप समाज के बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को प्रश्रय दीजिए, रक्षा कीजिए और किससे? मनुवादियों से कीजिए, बिल्कुल सवर्णों से कीजिए। वो हमारे अधिकारों की लूट रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से अब ये भरोसा कर चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में जब तक नीतीश कुमार हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है। जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार भले ही कितनी सीट भी जीत करके आए, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से बिहार की सत्ता निकल सकती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, फिर से बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर अटकलें तेज हो गई। नीतीश कुमार की एक तरफ चुप्पी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जो सक्रियता है वो बढ़ते दिखाई पड़ रही है। आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। नीतीश कुमार क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव फिर से प्लान कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ होने का? क्या तेजस्वी यादव इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ होंगे और कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर बार-बार जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। अब नीतीश कुमार का आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, भाजपा जो है वो बड़े भाई के रूप में इस बार दिखाई पड़ी है। 89 सीट पर भाजपा, तो वहीं पे 85 सीट पर नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल किए जाते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बाबा से बातचीत करेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आगे का रणनीति क्या दिखाई पड़ता है। क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे मुख्यमंत्री या बदलाव हो सकता है? बहुत स्वागत है बाबा आपका। आपने तो ऐसी बात कह दी दीपक की, उसके बाद या तो फुल स्टॉप और नहीं तो नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। अगर नए रास्ते खोजने की तलाश में है, जो कि अक्सर हम भारत लाइव के लोग करते हैं, उस रास्ते में अगर निकलते हैं तो 1990 का दशक आपको याद करना होगा। 90 के दशक में जो आज का वर्तमान है, मतलब 90 से लेकर के अभी तक के अगर सिनेरियो को जोड़ लें तो इन 35 सालों में 3.5 वर्षों दशक में जी, बिहार की राजनीति ने एक अलग तरह का नज़ारा देखा है। 15 साल अलग देखा है, 9 महीने अलग देखा है, उसके बाद लगभग 20 वर्षों तक अलग देखा है। इसमें भी 15 साल को 2 भाग में आप बांट सकते हैं, एक लालू प्रसाद वाला और एक राबड़ी देवी वाला। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लालू प्रसाद ने 90 के दशक में उसी नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत में सबसे बड़ा जो गोल था अचीव किया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे 1990 में, और 2 साल के बाद लालू प्रसाद इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने रथ रोक लिया था आडवाणी का। बिल्कुल। और 1992 से जो लालू प्रसाद का एक छवि बना, वो छवि एमओवाई वाले लालू प्रसाद का बना। यादव उनके साथ थे ही। सामाजिक न्याय की बात करके यादवों को उन्होंने कहा कि आप समाज के बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को प्रश्रय दीजिए, रक्षा कीजिए और किससे? मनुवादियों से कीजिए, बिल्कुल सवर्णों से कीजिए। वो हमारे अधिकारों की लूट रहे हैं। वो 20% हैं, हम 80% हैं। ये कह करके उन्होंने एक सामाजिक ध्रुवीकरण, सामाजिक समीकरण जोड़ने की कोशिश किया, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद और रथ रोकने के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने आंख मूंद करके लालू प्रसाद पर भरोसा किया कि ये हमारे नेता हो सकते हैं, आगे इनके देख रेख में ही, नेतृत्व में ही हमारा जो है वो कल्याण होना है, और वो साथ में हो गए। लेकिन आज हमने एक बात सुनी अचानक से, इस खबर को करने के पीछे मेरा सिर्फ यही कारण बिल्कुल बिल्कुल बाबा, जब कि आप ही की टीम ने जी आज जब चिराग पासवान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, 25वां स्थापना दिवस शायद है जी, और उस 25वें स्थापना दिवस पर जिस तरह से मुसलमानों ने कहा कि हम तो पूरी तरह से अब ये भरोसा कर चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में जब तक नीतीश कुमार हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया भी नहीं है इन 11 वर्षों में जिससे कि मुसलमान डरे। उन्होंने सबके लिए योजना, सबके लिए रणनीति बनाई। तो क्या इसी का फल था कि बिहार में एमओआई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? अगर ये ध्वस्त हो गया तो नीतीश की राजनीति आगे कैसे चलेगी? लग तो ऐसा रहा था कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार भले ही कितनी सीट भी जीत करके आए, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से बिहार की सत्ता निकल सकती है। तो निकल सकती है तो बाबा फिर तो नीतीश कुमार के बारे में हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस ओर करवट लेंगे सरकार उनकी होगी। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था कि नीतीश कुमार आज भी
चाहे जितनी भी परिस्थितियां बदल गई हो, 202 सीट लेकर के एनडीए आई हो, लेकिन आज भी नीतीश कुमार यदि चाह दें कि सरकार नहीं बने एनडीए गठबंधन की, तो सरकार नहीं तो चल सकती। बाबा एक बड़ी बात है, क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं तो? देखिए, फैक्ट ये है कि ये बहुत आसान नहीं है, बोल देना बहुत आसान है। आपने देखा भी होगा कि मीडिया एक परसेप्शन गढ़ना शुरू कर चुका है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है। लेकिन चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर होती जा रही है कि बाकी के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, बाकी के जितने भी दल हैं, कांग्रेस तो एक तरह समझिए कि नतमस्तक हो गई है। कांग्रेस को उठने और अपने आप को रिवाइव करने में अब लगता है कई साल लगेंगे। अब हो सकता है कि पॉलिटिक्स में तुरंत वो अपने ही रिवाइव कर मीटिंग ले। में हंगामा, गाली गलौज होना, निश्चित रूप से। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए, उसी स्थिति में झगड़ा लड़ाई होता है जब हिस्सेदारी और बाट बंटवारा में या तो कमी हो, या फिर आपको यह समझ में आ जाए कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो आप युद्ध करते हैं बिल्कुल। कुछ पाने के लिए। स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई भी ऐसा विकल्प, कोई भी ऐसी शक्ति खड़ी नजर नहीं आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि आगे जो है वो उससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, युद्ध लड़ा जा सकता है। सिर्फ एक चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो साउथ में भी कई चेहरे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि नीतीश कुमार के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलूं, तो आप 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाने की होड़ चल रही थी। नीतीश कुमार के चाहने पर ही गैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन बना। उससे पहले कितना भी चाहती रही, खोजती रही, बोलती रही अलग अलग लोग, लेकिन किसी का बात किसी ने नहीं सुना। यहां तक की बात आगे की अगर कहें हम, तो और भी कई ऐसी बातें सामने नजर आई थी जिनको लेकर के ये बात कही जा रही थी कि पहले सोनिया गांधी ने प्रयास किया, ममता बनर्जी ने प्रयास किया, और भी कई नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गई। फाइनली जो है बात जब सुनी गई तो नीतीश कुमार की सुनी गई और गैर भाजपाई दलों को जोड़ करके उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया गठबंधन पड़ा। लेकिन आज जब ये रिजल्ट आया है 2025 में बिहार का, उस रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार के राजनीति और देश की राजनीति को बैलेंस बिहार से करते हैं, वो बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के हाथ से बिहार छूट जाएगा? और यही वो आकर के नीतीश कुमार जो है पॉलिटिकल सुनामी और संकट की बात जो मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 1992 के बाद पहली बार 3 दशक के बाद ये देखने को मिला है कि एमवाई समीकरण टूटा है। और जब एमवाई समीकरण टूटा है तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि एमवाई समीकरण के टूटने के बाद जब 50 यादवों को खड़ा करते हैं आप, 18 मुसलमानों को खड़ा करते हैं और आप छत हो जाते हैं। बिल्कुल। आपसे ज्यादा संख्या जीत करके एआईएमआईएम आता है, ओवैसी जो 2020 में प्रवेश करते हैं और मात्र 5 सालों में उनकी स्थिति होती है कि 2020 में भी पार्ट जीतते हैं और 2025 में भी पार्ट जीत करके आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने स्ट्रैटेजी के साथ जो वो उतरे और उन चीजों को बरकरार रखा। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप अगर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। 18% मुसलमान हैं तो 18% उनको प्रतिनिधित्व भी दीजिए और उनके बारे में सोचिए, उनको ऊपर की कुर्सी पर बैठाइए, आप मुझे साथ लीजिए। लेकिन ये बातें महागठबंधन ने नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। यानी एमवाई समीकरण में एम तो टूटा ही, साथ साथ वाई भी टूटा। मुसलमानों की संख्या यदि आप देख लीजिए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने एमवाई समीकरण में सेंधमारी की है और मुसलमानों की संख्या बढ़ा करके ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारी जो है वो देने के लिए पक्ष में नीतीश कुमार भी हैं और मुसलमानों को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुसलमानों के बयान के बाद आज खास करके जिस बयान को हमने सुना और वो बयान था एकदम बिल्कुल अलग, जिसमें चिराग पासवान की तरफ मुसलमानों का स्विच होना, ये मुझे याद दिला रहा है 90 के दशक का, जब रामविलास पासवान और मुसलमान, पासवान और मुसलमान इसका एक नारा दिया था और मुसलमानों ने अच्छी खासी संख्या में इनका साथ दिया था जी। इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो संख्या देख रहे हैं उसमें 126 सीट ऐसी है जिसमें यादव प्रभावित करते हैं। यादवों पर ही टिका होता है वहां के जीत हार का आंकड़ा, जिसमें 100 सीट पर बढ़त प्राप्त हुई है एनडीए गठबंधन को। मात्र 26 सीटों पे, इसमें माफ कीजिएगा 22 सीटों में, 26 में से 22 सीटें जो 26 बचती है उससे 22 सीटों पे महागठबंधन है और 4 सीटों पे अन्य को बढ़त मिली है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं यादवों ने भी राजद से अपना मोह भंग किया है
और ये चिंता का कारण अगर तेजस्वी यादव के लिए है तो उससे भी बड़ी चिंता का कारण नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेता है और वो चाहते हैं कि समाजवाद को यदि जीवित रखना है तो यादवों को एकजुट होना पड़ेगा, उनको एक जगह इंटैक्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल खुशी इस बात की जरूर होगी नीतीश कुमार को, लेकिन समीकरण गढ़ते समय जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस होगी कहीं अलग कुछ करने का, तो ऐसी स्थिति में फुक्का के फुक्का उधर नजर आएगा। 2010 में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, आपको याद होगा कि मात्र 22 सीट पे आरजेडी टिक गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के पास 115 सीट थे। नीतीश कुमार ने 2013 में जब स्विच किया तो आपको याद होगा कि उसी लालू प्रसाद बिना शर्त के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई थी। बिल्कुल। एक बार फिर से बात मुसलमानों की करें तो मुसलमान 39 सीटों पे अपना प्रभाव रखते हैं और जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में 27 सीटों पे, 39 सीटों में 27 सीटों पे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यदि एनडीए को बढ़त मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान भी आपसे टूटे हैं, छिटके हैं। बिल्कुल। इनमें से अधिकांश सीटें जो हैं 27 सीटों में से एनडीए और एआईएमआईएम को बढ़त रहा है, कहीं बसपा बढ़त लाई है, कहीं अन्य दल लाए हैं, और 6 सीटों पे मात्र महागठबंधन का आ जाना, बढ़त प्राप्त करना, ये दिखाता है कि एम और वाई समीकरण जो उनका सबसे मजबूत था वो टूटा है। आपको याद होगा चुनाव के बीच में मैं बात कर रहा था 2 एमओआई की। एक एमओआई का मतलब मैं बता रहा था मुस्लिम और यादव, और दूसरा जो नीतीश कुमार के पास था एमओआई, उसका था महिला और यूथ। बिल्कुल। इसमें महिला और यूथ ने तो साथ दिया ही, लेकिन दूसरा एमओआई जो उधर से तोड़ के इधर लाना था, महिलाओं को तोड़ने के लिए माई बहन योजना वगैरह 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 सब लाया गया था, वो सब ध्वस्त हो गया। दूसरी तरफ यूथ को जो रोजगार नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी 1 करोड़ लोगों को, वो सरकारी, माफ कीजिएगा, हर घर को कही गई थी, जिसमें यादव के द्वारा, जी, जिसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास परिवारों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन वो भी सक्सेस उनका नहीं हुआ। दूसरी तरफ उनका एमओआई समीकरण जिस पर उनको गर्व था, नाज था, खूंटा ठोके हुए थे, वो उनसे टूट करके छिटक गया। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो ये एक ऐसा समय है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के 3 दशक के बाद जो उनका मेन कोर वोट बैंक था, जिस पर उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था और इसको लेकर के आरएसएस से टक्कर लेते थे, जो कि कैडर है भाजपा का, उससे लेते थे, उनको ध्वस्त होने के बाद अगर नीतीश कुमार ने ध्वस्त किया है तो फिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार इसलिए चुप है कि अगर ये समीकरण टूटता है, कमजोर पड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो विपक्ष अगर कमजोर पड़ेगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी कमजोर होंगे। अगर विपक्ष मजबूत है तो नीतीश कुमार खूंटा गाड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को अपने शर्तों पर राजनीति करवाते हैं। इस बार भी उन्होंने किया है, क्योंकि उधर साइड में इतनी संख्या है जिससे कि नीतीश कुमार अभी भी चाहे तो स्विच कर सकते हैं, और यही वो डर भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अभी भी अगर कहा जाए तो भले ही नीतीश कुमार मंचों पे कह देते हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, रहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार है वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार, देखिए, सत्ता का संतुलन तभी बन सकता है जब सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हो, और मजबूत विपक्ष हमेशा सत्ता के लिए पैर में बेड़ी के समान काम करता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सोच और आगे की राजनीति, जो 5 साल ये सरकार चलेगी, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको अभी से मूर्त रूप दिया जाने लगा है। अगर लोगों की भावनाओं पर खरा उतरते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नीतीश कुमार उस विकल्प की तलाश जरूर कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में वो जो चाहते हैं वो बिहार के लोगों को दे सके। ये उनका शायद अंतिम कार्यकाल होगा, इसलिए नीतीश कुमार इस कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई भी ऑकरेंस नहीं चाहते हैं, समस्या नहीं चाहते हैं, और सीधी तौर पे वो उस मंजिल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जहां उन्होंने लोगों से कमिटमेंट किया है। तो बाबा, आप अपने दर्शकों को इसी एपिसोड में बताएंगे कि नीतीश तेजस्वी का होने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, या अगले एपिसोड में? देखिए, अगले एपिसोड में हम और भी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। जब तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत होगी, उनकी टीम से हमारी बातचीत होगी, उसके बाद उन्होंने समीक्षा की है। समीक्षा के बाद अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया से दूरी बना करके रखे हुए हैं। नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी के मायने क्या है, इसको कैसे आगे हम एक अलग तरीके से देखें और इसका एंगल कौन कौन सा देखें, मैं हवाई कोई बातें नहीं करूंगा। मैं जो भी बात करूंगा मैंने एक सामने आकर रखा। इस पर मैं चाहूंगा कि भारत लाइव के दर्शक और बिहार के लोग भी इस पर सोचें कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के कमजोर होने से नीतीश कुमार का जो लक्ष्य है उसमें कहीं दिक्कत होगी। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करते हैं। क्या तेजस्वी नीतीश एक होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386